जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रभाकर और आज हम देखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रिया। अब हम देखते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? वो लोग कहते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना, इसे श्वसन कहते हैं। ये सब चीजें क्या है? सांस लेने और सांस छोड़ने की, इसे श्वसन नहीं कहते हैं। श्वसन सिंपल सी भाषा में वो है जो ऑक्सीजन भोजन से एनर्जी बनाता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। अरे सर, ये नई चीज बता दिया। बिल्कुल मेरे दोस्त, यही है श्वसन। श्वसन क्या है? ऑक्सीजन गया आपके अंदर, आपके नाक के द्वारा, वही श्वास नली के द्वारा ऑक्सीजन अंदर गया। आपने खाना खाया था, खाना बचा था, उसी खाने जो बचा था उसके साथ मिलकर ऑक्सीजन एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। और वही एटीपी जो है हमारे शरीर में वो इकट्ठा होती है। और किस रूप में इकट्ठा होती है, कैसे होती है, उन सब चीजों को बाद में हम बताएंगे। ऑक्सीजन जो है एकदम लास्ट वाली सेल्स पे जाता है, जो कि कोशिकाएं होती है। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसे भी हम आगे बताएंगे। कोशिकाएं ऐसी ऐसी होती है, कोशिकाएं देखो ऐसी होती है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर लास्ट में एकदम जाके ऑक्सीजन जो कि पाचन हुआ रहता है। ब्लड जो है, ब्लड पाचन हुए खाद्य पदार्थ का जो पाचन करता है उसे सोख के यहाँ पर लाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी आता है, फिर ऑक्सीजन मिलकर इसके साथ वो बनाता है, सॉरी एनर्जी बनाता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने श्वसन करते हैं। अब आप कहेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। श्वसन करते हैं। अब आप कहेंगे सर, आपने कहा कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो भोजन से एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। आप कह रहे हैं कि भोजन से ऊर्जा, हम भोजन से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना छिपा हुआ है ऑक्सीजन। क्योंकि आप सांस लेते हैं, वैसे आप जब कुछ खाते नहीं तो आपको क्या थकान महसूस होती है ना, लेकिन खाने के बाद फिर आप ऊर्जावान हो जाते हैं। तो क्या होता है, सिर्फ खाने से नहीं होता है। उसमें जब आप सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन जाता है, भोजन के साथ मिलता है, ऊर्जा बनाता है, तब जाके श्वसन करता है। और हमको लगता है आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आते हैं अब दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो पहला होता है एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन क्या होता है? इसका हिंदी भी एरोबिक ही होता है। इसे भी हम पहले लिख लेते हैं। आइए, यहाँ पर आप कितनी तरह के श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ श्वसन, मतलब कि रेस्पिरेशन लिख लीजिए इंग्लिश। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आप लिखेंगे एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन की आप इंग्लिश तो अब देखिए आप एरोबिक श्वसन क्या होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। तो आप कहेंगे सर, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन होता है? हाँ, ये आगे होता है एनारोबिक श्वसन में, उसे हम अभी बताएंगे। आप यहाँ पर लिखिए, इसकी परिभाषा है वहां से यहाँ से। तो ऐसे आप लिखिए, ऐसा श्वसन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की यानी O2 की ऑक्सीजन होता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आपको
परीक्षा में नंबर भी दिलवाएंगे और जल्दी से हो भी जाएंगे कम शब्दों में। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, टीचर जब देखेगा ना आप काफी जांचेगा तो क्या कहेगा, बच्चे ने अपने से समझ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, पूरा निचोड़ करके लिखा है। जैसे कि सब चार चार लाइन लिखाते हैं, आपका एकदम मतलब निचोड़ के आप एकदम लिख दिए हैं, आप एकदम समझ के लिख दिए हैं वो चीज, और वह जांच कर आपको पूरा का पूरा नंबर देकर चला जाएगा और खुश भी होगा, क्योंकि उसे ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं होता है, उसे कम पढ़ना और एकदम समझ समझ जो कि समझ में आ जाए वैसी चीजें पसंद होती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा कापियां जाती नहीं होती है। एक कॉपी पर उसे जो भी पैसा मिलता है उस हिसाब से वह चाहता है कि ज्यादा कापियां जाते हैं। अब आप एक सवाल का इतना बड़ा बड़ा लिख दिए, वो पढ़ता है ये बस ऐसे क्या उसके पास नंबर देगा चला जाता है, और ज्यादा आप लिखे रहते हैं तो उस हिसाब से नंबर मिलता जाता है। बाद में क्या होता है, नंबर ज्यादा दे देता है, फिर उसका आधा कर देता है करके, तो जो भी ठीक ठाक आप लिखे रहते हैं जो मिलना होता है उससे भी कम मतलब कम में आ जाते हैं। तो आप ऐसे लिखते तो इस एक ही हिसाब से वह नंबर देता जाता है और लास्ट में काटता उठता नहीं है, तो आपका नंबर आया वो रह जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें हो गई, ये सब जो भी है। अब हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर, पढ़ाई पर। तो पढ़ाई में अभी हमने देखा कि ऐसा सिस्टम जो कि होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दोस्तों हम देखते हैं, आपने क्या देखा, भोजन। भोजन जो है वह ग्लूकोज के रूप में टूटता है, जैसे कि आपने देखा था ना, चावल स्टार्च के रूप में, ऐसे ये सब तोड़ के पहले तो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है भोजन, यही पाचन हुआ, इसका ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला, ऑक्सीजन से मिलने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसे हम सांस छोड़ते वक्त निकाल देते हैं बाहर। हम ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि श्वसन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मतलब कि सांस लेते हो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिला, H2O मिला, और क्या मिला, ढेर सारी ऊर्जा, बहुत सारा या फिर बहुत सा, क्या लिखेंगे, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, अब श्वसन में क्या होता है, मौलिक श्वसन में क्या होता है देख रही है। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और यह टूटता है तो कैसे टूटता है, इसमें जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखेंगे ऑक्सीजन का ना तो जल बनता है, जल में भी ऑक्सीजन का, ये दोनों चीजें नहीं बनती, लेकिन इसमें एल्कोहल बनता है। हाँ एल्कोहल, आपके शरीर में ही एल्कोहल बनता है, बाहर से एल्कोहल की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आपके शरीर में एल्कोहल बनता है, और उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत ऊर्जा निकलती है, यह होता है बिना ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह बिना ऑक्सीजन के यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे क्या होता है, भोजन है, भोजन टूटा किस में, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज क्या होता है, एल्कोहल में टूटा, फिर लैक्टिक एसिड, एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में टूटेगा, इन दोनों में से एक चीज में टूटेगा, और उसके बाद बनेगा थोड़ी सी ऊर्जा, वहां पर ज्यादा ऊर्जा बना था, यहाँ पर कम ऊर्जा। ठीक है दोस्त, तो हमें लगता है आपको यह, अभी तक हमने देखा कि एरोबिक श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, एनारोबिक श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है। अब हम देखेंगे श्वसन के अंग कौन कौन से हैं। श्वसन के अंग हैं सांस,
श्वास नली, फेफड़ा और एल्वियोला। श्वास नली को बोलते हैं ट्रेकिया और फेफड़े को बोलते हैं लंग्स। नाक को बहुत ज्यादा जानते हैं एल्वियोला के एल्वियोला। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं इन चारों में, कैसे होता है सब। तो पहले नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है, वह श्वास नली से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े में एल्वियोला छोटे छोटे गुब्बारे जैसा होता है जो कि फूलता और लचकता रहता है। यहाँ पर आप साइड में एनिमेशन के द्वारा देख लेंगे। तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन खून में मिलती है और सभी कोशिकाओं के पास जाती है, फिर ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा बनाती है। ये सब चीजें शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है, शायद क्या बता ही दिया है। तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी बता दे रहे हैं। और क्या होता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि खून में मिलती है। खून में मिलने के बाद गोला के पास आती है और वहां से वह श्वास नली के होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी कि क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वह सांस के द्वारा, नाक के द्वारा अंदर जाती है और हमारी कोशिकाओं की कोशिकाओं तक पहुंचती है। लास्ट में आते में ऊर्जा ही होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यही प्रक्रिया है, यही है हमारे श्वसन अंग और उनकी प्रक्रियाएं। एकदम सिंपल से भाषा में, सिंपल चीजों में हमने इनको, तो इसको हमने एक समरी के द्वारा देख लिया है। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। तो आइए अब हम लिखते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग में लिखेंगे श्वसन अंग। श्वसन अंग में आप लिखेंगे पहला नाक, लिखेंगे आप फेफड़े, अब हम देखते हैं एक को देखते हैं और उनको समझते रहते हैं। जैसे को हम नाक, हमने क्या कहा, नाक क्या होता है, नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है। बस एकदम छोटा सा पॉइंट है और इसे आप लिख लीजिए क्या, नाक के द्वारा एकदम छोटा सा पॉइंट और एकदम सरल पॉइंट है। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। फिर आप लिखेंगे श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है, सांस नली के द्वारा सांस नली से होते हुए, सॉरी के द्वारा नहीं, सांस नली से होते हुए श्वास नली से होते हुए
मुस्कान टेम्परेचर पहुंचकर, और यहीं पर आप लिख लीजिए ऐसे तीसरा पॉइंट फेफड़े यानी फेफड़ा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। फेफड़े में एल्वियोला होता है, यानी कि इसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना। जब आप एनिमेशन में देखेंगे आप रिलेट कर पाएंगे। एल्वियोला, फेफड़े में एल्वियोला होती है जो लीक फीलिंग होती है। तो यानी ऑक्सीजन को रक्त में मिला देती है। तो फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा तो होता है, आप देखेंगे फेफड़ा रहता है, फेफड़े में ही एल्वियोला होता है, ये वाला भी पॉइंट आ गया यहीं पर। तो ये हम छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना होती है, क्या एल्वियोला जो होती है वो छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो कि बोलती और प्रचंडी रहती है। आप यहाँ पर अगर हाथ रखेंगे तो आपको शांति से देखेंगे तो महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद यह ऑक्सीजन को क्या करती है? रक्त में मिला देती है, इसका काम ये होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का काम होता है, यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिखेंगे। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का काम होता है रक्त को, मतलब कि रक्त का काम होता है, हाँ रक्त का काम होता है, सॉरी रक्त का काम होता है ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के साथ पहुंचाना। रक्त ऑक्सीजन को यहाँ पर रक्त ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोला तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोला तक। तो यहाँ पर दो काम करता है, पहले तो ऑक्सीजन को सभी, आपको अभी बताते हैं। रक्त यहाँ पर दो काम करता है, पहले तो ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उसके बाद जो भी ऑक्सीजन से बना एनर्जी वगैरह बना वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर में, तो उसे पकड़ के लाता है, एल्वियोला कर देता है, फिर एल्वियोला उसको श्वास नली के द्वारा बाहर निकाल देता है, यानी कि नाक के द्वारा फिर से बाहर निकल जाती है सारा। तो ये सब काम है, इतना छोटा सा चीज था हमारा क्या, श्वसन अंग और श्वसन अंग के प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप हेडिंग में थोड़ा सा क्या करेंगे, बदलाव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे श्वसन अंग और प्रक्रिया, क्योंकि श्वसन अंग आपका इतना ही था, ये चारों ये श्वसन अंग है और ये हैं उनकी प्रक्रियाएं, ठीक है। इसमें जो आपको न समझ में आया हो वो समझा दे, वैसे तो एक लाइन की चीजें हैं और एकदम सरल भाषा में सरल चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में न आया होगा। फिर भी जो न समझ में आया हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे ये खत्म एक स्लाइड में
आज का आपका श्वसन की प्रक्रिया खत्म। आगे अब हम आपसे मिलते हैं तब। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो आपको बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी बनती है, तो ऑक्सीजन जब कम रहता है तब एनर्जी बनती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बनती है। ये सब कैसे बनती है और क्या होता है कि जैसे कि आप ज्यादा काम कर देते हैं तो आपको थकान क्यों लग जाती है, क्या हो जाता है। तो इन सब चीजों से यहाँ पर जो छोटा सा डायग्राम बनाए हैं इसके माध्यम से हम देख लेते हैं। आप जब कभी ज्यादा एनर्जी यूज कर लेते हैं, मतलब कि कभी ज्यादा काम कर लेते हैं, हाँ, कभी आपको 20 किलो उठाने की जगह 50 किलो उठाना पड़ जाता है, तो वहां पर थकान आपको क्यों लग जाती है, इस सब चीजों को आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन को हम O2 से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अनुपस्थिति। तो क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, थोड़ी सी ऊर्जा बनती है, और 3 कार्बन होता है जिसमें से एक कार्बन टूटता है जिसमें से थोड़ी सी ऊर्जा बनती है, और 2 कार्बन वैसे का वैसे ही बन जाता है। तो इसलिए जब ऑक्सीजन नहीं होता है फिर भी हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, लेकिन कैसे बनती है। इथेनॉल जो बनता है हमारे शरीर में वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर लिखा है इथेनॉल प्लस एनर्जी बनती है। एनर्जी, तो यहाँ पर 3 कार्बन होता है जो कि एक कार्बन टूट कर एनर्जी बनाता है। यहाँ पर आप लेस लिख देंगे, यानी पूरा लेस का मतलब होता है कम एनर्जी बनी, थोड़ी एनर्जी बनी, और फिर यहाँ पर बनता है 2 कार्बन। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की कमी में कम मात्रा, कम मात्रा। तो O2 की कम मात्रा में क्या होता है, कम मात्रा में होता है, आप का ज्यादा काम कर देते हैं तो एनर्जी जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं आ पाता, और जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए आप अपने सरफेस एरिया को बढ़ाते भी हैं और जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी कम करते हैं, जिसकी वजह से आपको हांफना, मतलब हांफने लगते हैं, इस तरीके से जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ने लगते हैं। इस सरफेस एरिया को बढ़ाना भी होता है, कम भी करना होता है, ताकि सांस ज्यादा अंदर जाए। और अगर आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि खाना जो टूटता है उसके जो मलकूल वगैरह जो टूटते हैं उनमें जो एनर्जी होती है, जो भी प्रोटीन वगैरह होता है, वो खून में कैसे चला जाता है। क्या ब्लड के पास कोई अपना मतलब कि जैसे कि पंप वगैरह होता है, जैसे कि आपके यहाँ पानी खींचने का मशीन वगैरह, क्या ऐसा कुछ होता है ब्लड के पास? ऐसा नहीं होता है। ब्लड में जो चीजें कम मात्रा में होती हैं ब्लड उन चीजों को ले लेता है, और जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसे दे देता है। तो ऐसे जब ऑक्सीजन जाता है ना, उसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन चला जाता है। फिर जहाँ ब्लड मतलब टूटा रहता है तो एनर्जी बनी रहती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में जाता है तो वह फिर दे देता है श्वास नली को, फिर आप बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही होता है, आपके अंदर जो है ऑक्सीजन कम होता है तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं, आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जिसके पास भी ज्यादा पैसा होगा वो किसी को देगा, जिसके पास कम होगा उसको वह देगा, बस ये सिंपल सा है लॉजिक। जिस तरीके से ब्लड अपने मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि आदान प्रदान करता है, मतलब हाँ आदान प्रदान करता है, ले जाता है जिन भी चीजों का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो अभी लास्ट में इसको और अच्छे समझा देंगे। पहले यहाँ पर देखो, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है सबसे पहले बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है यह हमारी मांसपेशियों में पेन का कारण होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे पेन, यानी कि दर्द। तो ये दर्द देता है, लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों को दर्द देता है। आप जल्दी जल्दी काम करते हैं, हांफने लगते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। और फिर यहाँ पर जो होता है, फिर यहाँ पर उसके बाद बनता है एनर्जी।
एनर्जी यहाँ पर भी लेस बनती है, मतलब कम बनती है। और फिर यहाँ पर 3 कार्बन होता है। यहाँ पर बहुत थोड़ी सी एनर्जी बनती है, तीनों का तीनों कार्बन वैसे ही रह जाता है, एक भी नहीं टूटता। बहुत थोड़ी एनर्जी बनती है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा एनर्जी बन जाता है उसके वजह से पेन वगैरह दर्द वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी बनती है और प्लस में लैक्टिक एसिड बनता है जो कि हमारी मांसपेशियों को क्या करता है, दर्द पहुंचाता है। और यह मांसपेशियों में ही बनता है, तो जिसे आप यहाँ ऑप्शन में लिख सकते हैं इन मसल। अब यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन, तो यहाँ जो होता है, यहाँ सबसे अच्छा काम होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस यहाँ पर जल भी बनता है, वाटर, जो कि शायद पसीने के रूप में बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पर एनर्जी बनती है और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इन माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस जल, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी, यहाँ पर लिख लीजिए ज्यादा, और यहाँ पर कम। तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम एनर्जी बनी क्योंकि दो तीनों कार्बन नहीं टूटे। यहाँ पर दो ही कार्बन टूटा, एक कार्बन नहीं, मतलब कि यहाँ पर दो कार्बन नहीं टूटा, 3 कार्बन ऐसे बढ़े। यहाँ पर कम एनर्जी बनी क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन में से 2 कार्बन नहीं टूटे, एक कार्बन टूटा। यहाँ पर तो तीनों कार्बन नहीं टूटा और भी कम एनर्जी बनी। लेकिन यहाँ पर ज्यादा एनर्जी बनी क्योंकि यहाँ पर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, पूरा कार्बन टूट गया, तीनों कार्बन टूट गया और यह अब सांस के द्वारा बाहर चले आएंगे। तो इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस शब्द से यानी कि ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो पहले मैं आपको बता रहा था कि ब्लड कैसे लेता है, किसी चीज को कैसे छोड़ता है, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जगह तो नहीं है, आप ऐसे ही समझिए कि जैसे ब्लड में पहले जब ब्लड आता है, कहाँ हृदय आता है, हर एक जगह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, उसके पास एक ऑक्सीजन कम रहती है। तो ऑक्सीजन जब हृदय में जाता रहता है तो वो ब्लड में चला जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है तो वह फिर से कहाँ चला आता है, हृदय में। हृदय से ऑक्सीजन ज्यादा रहती है तो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वह हृदय में चला जाता है। इसी तरीके से ब्लड काम करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद ये एनर्जी जो बनती है यह एटीपी के रूप में
मतलब कि एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एटीपी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एटीपी को। एटीपी क्या होता है, एटीपी कैसे काम करता है, तो इस सब चीजों को हम देखते हैं। और एटीपी की अभी मैं स्टैंडर्ड परिभाषा जो हो सकती है उसको दिखा दूंगा, लेकिन पहले एटीपी को आप कैसे नॉर्मलाइज। क्या होता है, एटीपी जो है ना वह ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, उसके बाद जब भी जरूरत पड़ती है वो अपने से एक फास्फोरस कम करता है, क्योंकि इसका नाम ही है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक फास्फेट पर कम करता है और बन जाता है एडीपी, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जैसे एडीपी बनता है या ऊर्जा को रिलीज करता है, तो ऊर्जा कितनी रिलीज करता है, 30.5 केजी पर मोल। 30.5 केजी पर मोल, यानी कि 30.5 केजी पर मोल। आइए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। और इतनी ऊर्जा जब रिलीज करता है ना, तब आपको आप ऊर्जावान हो जाते हैं किसी काम करने के लिए, ठीक है, एनर्जेटिक हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे दिमाग में जब डोपामिन रिलीज होता है, जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप फुटबॉल खेलने के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप कोई भी मतलब कि कोई भी काम करने के लिए। अभी जब आपको बोला जाए ना कि आज ये वेब सीरीज या मूवी देखना है, इस टीवी को उठा के लाओ वहां पे रख दो, तो आप कर देंगे वो चीज, उठा के रख देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ है। आप उसको देखेंगे, आपके अंदर एनर्जी भी रिलीज हो गई है, वो एटीपी तुरंत एनर्जी रिलीज करता है। जब भी डोपामिन रिलीज होता है तो एनर्जी भी वह तुरंत रिलीज करता है और कर देता है। जैसे आप मजाक मजाक में कहते हैं कि चलो देखते हैं कौन सबसे आगे निकलता है, आप दौड़ते हैं, तुरंत एटीपी जो है वो एनर्जी देता है और आप दौड़ते हैं। तो इस ये सब चीजें हैं जो कि एटीपी को एक अच्छा, मतलब कि क्या, आप जो भी सोच लीजिए वह अच्छा ही है आपके लिए, ठीक है। एटीपी आपके लिए अच्छा ही है। तो अभी जैसे आपने ये सब चीजें किया, लेकिन आपको कोई बोरिंग बोरिंग काम दे दिया जाए। अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको मिल रहा है, डोपामिन मिल रहा है, लेकिन कोई बोलेगा एक गिलास पानी लाने के लिए, आप नहीं चाहेंगे। आपका बिना डोपामिन का रिलीज में एनर्जी भी जल्दी से रिलीज नहीं होता, और होता भी है तो आपका मन नहीं करता है करने के लिए। फिलहाल वो सब अलग बातें हैं, और एटीपी जो है वह अलग बात है, ठीक है। लेकिन एटीपी कैसे इंस्टेंटली मतलब तुरंत कैसे काम करता है, इसको आप देख लीजिए। तो आइए पहले उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा में हम लिखेंगे एटीपी। राइट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, इसे हम लिखते हैं तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे दोस्तों, आप भी हमारे साथ लिखते चलिएगा। जब कोशिकी स्वतंत्र होता है, क्या लिखेंगे, जब कोशिकी स्वतंत्र होता है, तो जब हमारे शरीर में एटीपी के रूप में हो जाती है, जब शरीर को एटीपी ऊर्जा को संग्रहित करता है, जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है,
तो यह एडीपी प्लस फास्फेट बनकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था, तो यहाँ हम समीकरण के द्वारा भी देख सकते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप समीकरण के रूप में देख लीजिए क्या, एटीपी जो कि बनता है एडीपी प्लस टी, यह है डाई फास्फेट, यह सेम होता है एडेनोसिन। यहाँ जो ट्राई है ना, यहाँ डाई हो जाता है, डी डाई फास्फेट, और यह फास्फेट एक बन जाता है। प्लस क्या होता है जानते हैं, यह बनाता है एनर्जी। क्या होता है, यह बनाता है एनर्जी। प्लस कितनी एनर्जी बनाता है, 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी आप कहते हैं, यानी कि ऊर्जा की। यहाँ पर आप लिख लीजिए एटीपी एनर्जी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि ऊर्जा की मात्रा। तो ये चीजें आप लिख लीजिए। और एटीपी यहाँ पर खत्म है, एटीपी का इतना ही काम होता है, यही है एटीपी। इसके बाद से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, आपको पेपर में ये पूछ सकता है, ये कितनी एनर्जी बाहर निकालता है एटीपी। तो कितनी एनर्जी बाहर निकालता है एटीपी, 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी बाहर निकालता है एटीपी। ये आपको पेपर में पूछ सकता है। और इतना है यह एटीपी। आज का यह सेशन खत्म, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।